गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस प्रीति सिंह, शिक्षा संकाय द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स जमशेदपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के अंतर्गत शीर्षक व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की चर्चा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से करूँगी। इस प्रेजेंटेशन में आज हम लोग पर्सनालिटी की अवधारणा एवं उसके परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि ये व्यक्तित्व शब्द आया कहाँ से, यानी इस व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ क्या है। यह व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतर है और यह पर्सनालिटी शब्द जो है यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से उद्धृत किया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा यानी नकली चेहरा, और अंग्रेजी में मास्क। यह वह मास्क या मुखौटा है जो नाटक करते समय अपने अभिनय को जीवंत करने के लिए अपने वेशभूषा के साथ नायक धारण किया करते थे। अतः इससे स्पष्ट है कि उस समय पर्सनालिटी शब्द यानी व्यक्तित्व शब्द का अर्थ व्यक्ति के बाह्य स्वरूप से लिया जाता था। सामान्यतः व्यक्तित्व को व्यक्ति के शारीरिक बनावट, व्यवहार कुशलता एवं पद गौरव के रूप में देखा एवं समझा जाता है, परंतु वास्तव में व्यक्तित्व इससे कुछ अधिक होता है। भारतीय संदर्भ में व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या मुख्य रूप से दार्शनिकों, मानव शास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने की है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ, वेद और वेदों पर आधारित उपनिषदों एवं षट दर्शनों में मनुष्य के व्यक्तित्व को उसके शरीर, मन और आत्मा के विकास के रूप में स्वीकार किया गया है। उपनिषदों में व्यक्तित्व को भौतिक आत्म अर्थात आनंदमय एवं प्राणमय कोश, मानसिक आत्म अर्थात मनोमय एवं विज्ञानमय कोश और आध्यात्मिक आत्म अर्थात आनंदमय कोश एवं आत्मा का योग माना गया है। सांख्य दर्शन में मनुष्य के बाह्यकरण अर्थात ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों और अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि एवं अहंकार का योग माना गया है, और योग दर्शन में शरीर, चित्त यानी बुद्धि, मन एवं अहंकार और आत्मा का योग माना गया है। भारतीय दर्शनों के अनुसार जिस मनुष्य के शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा का जितना अधिक विकास हो जाता है, उस मनुष्य का व्यक्तित्व उतना ही अधिक विकसित होता है। परंतु आज हम न तो मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा के स्वरूप को समझने में समर्थ हैं और ना ही इसके विकास की मात्रा का मापन करने में। अतः व्यक्तित्व के इस संप्रत्यय को भी समझने में हम असमर्थ हैं। जहाँ तक पाश्चात्य देशों की बात है तो वहाँ की कहानी हमारे देश से कुछ भिन्न है। जहाँ पहले व्यक्तित्व शब्द का तात्पर्य बाह्य स्वरूप से लिया जाता था, कालांतर में रोमन काल में उसमें मनुष्य के आंतरिक स्वरूप को भी शामिल किया जाने लगा। आधुनिक युग में मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वरूप को नए सिरे से समझने का प्रयास पाश्चात्य मानवशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने शुरू किया। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने तो व्यक्ति मापन की विधियां भी विकसित की। इसलिए
हम यहाँ व्यक्तित्व के अर्थ को केवल मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखने एवं समझने का प्रयत्न करेंगे, परंतु मनोवैज्ञानिक भी व्यक्तित्व के संप्रत्यय के संदर्भ में एक मत नहीं है। उनके विभिन्न मतों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें से पहला है संग्राही उपागम यानी ओमनिबस अप्रोच। दूसरा है समाकलनात्मक एवं संगठनात्मक उपागम यानी इंटीग्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। तीसरा है पदानुक्रम उपागम यानी हायरार्कियल अप्रोच और चौथा है समायोजन उपागम यानी एडजस्टमेंट अप्रोच। अब हम इन चारों उपागमों को एक एक कर विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम संग्राही उपागम यानी ओमनिबस अप्रोच की अवधारणा को मानने वाले मनोवैज्ञानिक मनुष्य के व्यक्तित्व को उसकी जन्मजात शारीरिक एवं मानसिक गुणों और अर्जित लक्षणों का योग मानते हैं। वैलेंटिन ने व्यक्तित्व को इसी रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ innate and acquired dispositions। मार्टिन प्रिंस ने इसी बात को थोड़े अलग ढंग से व्यक्त किया है। उनके शब्दों में व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जैविक जन्मजात संस्थानों, आवेगों, प्रवृत्तियों, अभिक्षमताओं एवं मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों के द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का योग है। यानी पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ द बायोलॉजिकल innate dispositions, impulses, tendencies, aptitudes and instincts of the individual and the dispositions and tendencies acquired by experience। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व संबंधी इस दृष्टिकोण में व्यक्तित्व के केवल जैविक एवं अर्जित गुणों को ही लिया गया है। उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया इंटरैक्शन को नहीं लिया गया है। अतः यह दृष्टिकोण अपने आप में अधूरा प्रतीत होता है। दूसरा है समाकलनात्मक एवं संगठनात्मक उपागम यानी इंटीग्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। कुछ मनोविज्ञान जो इस अवधारणा को मानते हैं, उन्होंने व्यक्तित्व को विभिन्न गुणों एवं प्रवृत्तियों का योग मात्र न मानकर उसे इन गुणों एवं प्रवृत्तियों का समाकलन एवं संगठन मानते हैं। एक ऐसा समाकलन एवं संगठन जो व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को निर्धारित करता है। इस संदर्भ में मैककर्डी ने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए लिखा है, व्यक्तित्व प्रतिरूपों अर्थात रुचियों का वह समाकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार का व्यष्टिक रूप प्रदान करता है। यानी पर्सनैलिटी इज एन इंटीग्रेशन ऑफ पैटर्न्स दैट इज इंटरेस्ट्स which gives a peculiar individual trend to the behavior of the organism। बीसेज एवं बिसेज ने इसी बात को थोड़े स्पष्ट रूप में व्यक्त करते हुए लिखा है, व्यक्तित्व व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों और लक्षणों का वह संगठन है जो जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होता है। अर्थात पर्सनालिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ person's habits, attitudes and traits arises from the interplay of biological, social and cultural factors। यदि ध्यानपूर्वक देखा एवं समझा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि यह दृष्टिकोण भी अधूरा ही है, क्योंकि इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व की पूर्ण झलक नहीं मिलती। तीसरा उपागम है पदानुक्रम उपागम यानी हायरार्कियल अप्रोच। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व विकास के 4 पद माने हैं। उनके अनुसार
सर्वप्रथम मनुष्य का भौतिक व्यक्तित्व यानी मटेरियल सेल्फ का विकास होता है। उसके पश्चात सामाजिक व्यक्तित्व यानी सोशल सेल्फ, उसके बाद आध्यात्मिक व्यक्तित्व यानी स्पिरिचुअल सेल्फ और अंतिम पद पर शुद्ध अहम यानी प्योर ईगो का विकास होता है। भौतिक व्यक्तित्व के विकास से विलियम जेम्स महोदय का तात्पर्य मनुष्य के शरीर और वंशानुक्रम से प्राप्त विशेषताओं के विकास से था और सामाजिक व्यक्तित्व के विकास से तात्पर्य उसके द्वारा सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के फलस्वरूप होने वाले सामाजिक विकास से था। विलियम जेम्स ने आगे कहा कि मनुष्य जब भौतिक जगत और सामाजिक बंधनों से अपना ध्यान हटाकर उसे ईश्वर की ओर लगाता है तो उसका आध्यात्मिक विकास होता है और यही आध्यात्मिक विकास की परिणति आत्मस्वरूप के ज्ञान में होती है। यह मनुष्य के व्यक्तित्व का अंतिम सोपान है। परंतु वास्तविकता यह है कि मनुष्य के भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास एक साथ भी हो सकते हैं। उन्हें इस पदानुक्रम में व्यवस्थित करना युक्ति संगत नहीं है। फिर शुद्ध अहम का क्या स्वरूप है, यह भी सामान्य व्यक्तियों के समझ के बहुत ही परे है। तब व्यक्तित्व संबंधी यह विचार भी स्वीकार्य करने योग्य नहीं प्रतीत होता है। चौथा उपागम है समायोजन उपागम यानी एडजस्टमेंट अप्रोच। इस उपागम को मानने वाले मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की कुशलता से लेते हैं। बोरिंग महोदय ने व्यक्तित्व के इसी रूप को परिभाषित करते हुए कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ उचित समायोजन है, यानी पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। शेफर और शोबेन ने इसी बात को कुछ अलग रूप से स्पष्ट करते हुए कहा, किसी व्यक्तित्व को कुछ निश्चित विशेषताओं तथा समायोजन करने के ढंग तैयार करने की सतत प्रवृत्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल may be defined on his persistent tendencies to make certain qualities and kinds of adjustment. व्यक्तित्व को समायोजन करने की क्षमता अथवा प्रवृत्ति भर मानना तो व्यक्तित्व की एक विशेषता भर को स्वीकार करने जैसा है, जबकि व्यक्तित्व का बहुआयामी संप्रत्यय है। अतः यह दृष्टिकोण भी अधूरा ही प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने भारतीय एवं पाश्चात्य संदर्भ में व्यक्तित्व के अवधारणा की विस्तृत चर्चा की है। आशा है कि यह चर्चा आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। अगले वीडियो में मैं व्यक्तित्व के सही संप्रत्यय के साथ कुछ अन्य परिभाषाओं की चर्चा करूंगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।